खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये झारखंड के जो रुझान हैं इस वक्त वो हमारे सामने हैं और धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है अब झारखंड का नतीजा क्या होगा, जहां बीजेपी के लिए सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। ये बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हालांकि ये आंकड़ा बताते बताते बदला है, 39 और 41 हो गया है, 29 और 41 हो गया है, 29 पर बीजेपी और अब ये देखिए घट करके 41 हो गया है कांग्रेस प्लस का आंकड़ा। और जब तक ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते तब तक ये ऊंच नीच चलती रहेगी। लेकिन बहुत बड़ा फासला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्लस के बीच में अगर आप देखें तो, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर 41 है जिस पर कांग्रेस प्लस आ चुका है। यहां 42 से 41 जरूर हुआ है लेकिन बीजेपी के लिए रहा इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो 29 पर है और उसको बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा जुटाना होगा, जो अगर आप अन्य के खाते की संख्या भी उसके खाते में जोड़ दें तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को नुकसान किस वजह से हुआ, इसके मायने क्या हैं, ये आप साफ तौर पर समझिए। झारखंड चुनाव के मायने क्या हैं? एक साल में बीजेपी के हाथ से 5वां राज्य जा सकता है। सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद दूसरे राज्य में सरकार बनने जा रही है गठबंधन की कांग्रेस के साथ। राम मंदिर पर फैसले के बाद यह पहला चुनावी नतीजा है जो झारखंड का आपके सामने आ रहा है। राम मंदिर पर फैसले के बाद यह पहला चुनावी नतीजा। नागरिकता कानून के बीच में जनता का फैसला। नागरिकता कानून अमल में आने के बाद लोकसभा राज्यसभा में जब वो पास हुआ तो 3 चरण के चुनाव उस दौरान हुए झारखंड में। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत घटेगी, अब कानून बनाना मुश्किल होगा। राज्यसभा अब भी टेढ़ी खीर रहा है और जिस तरीके से हार होती जा रही लगातार, ये 5वां राज्य होगा तो यहां झारखंड में बीजेपी की सरकार जा सकती है। राज्यसभा में भी इससे प्रभाव होगा, प्रभावित होगी ताकत बीजेपी की। झारखंड में गठबंधन को बहुमत संभव है। हेमंत सोरेन सीएम बन सकते हैं। हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे, वहां पहली पसंद रहे सीएम के तौर पर। हमने एबीपी न्यूज के आपको सर्वे में भी दिखाया था। आजसू से गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी का, माना यह जा रहा है कि बीजेपी को बहुत भारी नुकसान इस वजह से उठाना पड़ा और ये 12 सीटों का नुकसान है। सुमित, 12 सीटों का नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान कहलाएगा। बिल्कुल, और ये 12 सीटों का नुकसान अनुराग साहब इशारा कर रहा है कि रघुबर दास जो खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं अपने ही बागी उम्मीदवार के सामने, वो साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए कितना बड़ा झटका है ये। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। संगीत रागी, आपसे मैं अभी बात कर रहा था, आप 29 में अभी भी नंबर जोड़ रहे हैं। आपको अभी भी लगता है कि आप 40-41 का आंकड़ा इस जो चुनाव पूर्व गठबंधन है उसको मात दे सकते हैं इसके बावजूद भी? झारखंड की यदि आप स्थिति देखें तो अभी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, एक अकेला व्यक्ति जीता हुआ भी वहां पर मुख्यमंत्री बना है ना। झारखंड का इतिहास ये है कि वहां पर फ्रेजाइल मैंडेट ही मिलते रहे। तो अभी स्थिति में मैं आंकड़ों पर इसलिए देख रहा हूं कि यदि 2-3 का भी इधर उधर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार बनाने को लगता नहीं कि जिम्मेदारी लेते हुए बीती बार से 12-13 सीटें पीछे चल रहे हैं आप। नैतिकता यही कहती है कि हम चुनाव हारे हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे। वो बड़प्पन क्यों नहीं है? बीजेपी को सत्ता में आने की जल्दी क्यों रहती है? महाराष्ट्र में क्या हुआ हमने देखा नहीं अभी। देखिए, जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो ये मान करके चलती है, इसी आधार पर लड़ती है ना कि हम जनता के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई कांग्रेस 42 सीटें दे तो सही संगीत रागी, आपको 29 सीटें दे रही है जनता, बेहतर आप बता रहे हैं। मैंने क्या कहा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये तो अभय जी ने मेरी बात को ये कर दिया। मेरा ये कहना है कि ये डिपेंड करता है कि ये चुने हुए लोग किसके साथ जाते हैं, बाकी और दल जो हैं वो किन के साथ जाते हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य बाबू जुड़े हुए हैं, जेएमएम के नेता हैं, उनसे पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं सुप्रिया बाबू, और ये जो संगीत रागी जी हैं, आरएसएस के विचारक हैं, थिंक टैंक है, हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है प्रोफेसर साहब का कि इनको अभी भी लगता है कि जो गठबंधन है वो टूट सकता है या बीजेपी अभी भी बहुमत का जुगाड़ कर सकती है। क्या कहेंगे आप सुप्रिया भट्टाचार्य? नहीं, देखिए, यही तो जो इन लोगों के जो विचार है ना, यही तो इसी विचारों से लोगों को डर लगता है। इनको मालूम है कि जहां एक विधायक है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कहलाता है। आप यहाँ पर सम्मानित विपक्ष बनेंगे और कहेंगे कि मैं यहाँ पर सक्रियता के साथ समर्थन करूंगा,
पक्ष को, तो ये भी शायद बीजेपी के शासित राज्य बन जाएगा। इस तरह से शासित मत बनाइए, लोगों को शासन करने का उनका लोकतंत्र का अधिकार है, उनको दे दीजिए ना। ये बार बार, क्योंकि इसके पहले भी आपके प्रवक्ता जो जीवीएल जी आए थे बोले कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। अरे कल तो रामलीला मैदान में चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पर एनआरसी का कोई बात ही नहीं होगा। ये तो कहीं होगा ही नहीं, किसी की परिकल्पना तक नहीं है। लेकिन 10 तारीख को लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं तो एनआरसी लाऊंगा और इसी सदन पे लाऊंगा। तो कौन चुनाव के लिए सही बोलता है इस प्रजातंत्र में, यदि प्रजा का ही आप लेकिन केवल तंत्र के द्वारा सुप्रिय बाबू, आपकी बात का जवाब संगीत रागी देना चाहते हैं। संगीत जी, ये तो फैक्ट है ना। एक नहीं, मेरी सवाल तो सुनिए। ये जो बात कही सुप्रिया भट्टाचार्य ने, इसमें क्या गलत है? लोकसभा में, राज्यसभा में गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी तो आएगा ही आएगा। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कहते हैं संसद के पहले सत्र में कि एनआरसी हमारी सरकार की सोच में है। प्रधानमंत्री कल मना कर देते हैं। तो बीजेपी बैकफुट पर है। अब एनआरसी नहीं आने जा रहा है कि हम ये मान लें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद लाखों लोगों के सामने बोला है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लायक मैं व्यक्ति नहीं हूं। इस प्रश्न का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही दे सकता है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, कि आप राष्ट्रीय रजिस्टर, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर न बना करके आप देश को क्या बताना चाहते हैं? कि इस देश में घुसपैठिए, इस देश में 50 साल तक काम करते रहें, वो सेनाध्यक्ष भी बन जाएं, हमको पता नहीं होनी चाहिए, कुछ भी वो कर सकते हैं। यानी कि आपने घुसपैठिए सेनाध्यक्ष बना? सर, मैं आपसे इसकी संभावना के बारे में कह रहा हूं। इसकी क्या गारंटी है कि कल नहीं होंगे? आप जिनको आप घुसपैठिए कह रहे हैं, वो मतलब उनको वो किसी लायक ही नहीं है। वो हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। वो हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। मेरा सिर्फ इस पर व्यक्तिगत मेरा यही मूल्यांकन है कि जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, वो चूंकि उनका ये है कि पाकिस्तान से जो 1.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेश के जो ये मुसलमान हैं यहां पर हैं, उनको आप नागरिकता दीजिए, नहीं तो आप सेकुलर देश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को दे दिया है। इसलिए हमने संगीत भाई, पहला चुनाव जो हुआ झारखंड में देख तो लिया। तीसरे, चौथे, 5वें चरण में क्या हुआ? 48 में से महज 19 सीटें आ रही हैं आपके पास। अगर इतनी अच्छा था एनआरसी और सीएबी, तो 48 की 48 आ जानी चाहिए थी। क्यों हुआ? आप देखिए, ये सारे के सारे मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के मुद्दे थे। आप ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट तब देता है जब वो मुद्दों को जीवंत रखे रहता है। यदि ये सारे के सारे 370, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे सॉल्व कर दिया है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये बताता कर रही है कि अब आपने तो इन मुद्दों को सॉल्व कर दिया है, अब दूसरे मुद्दे तलाश की बात। क्या काउंटर मुद्दे जो है वो आम आदमी के हैं, ये आप भूल जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, ये मुद्दे सही मुद्दे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्कीम्स बहुत अच्छी, उज्ज्वला, आयुष्मान, तमाम स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों राज्यों में और झारखंड में भी हम देख रहे हैं कि वो ट्राइबल के सरकारें जा रही है। मैं आऊंगा बिल्कुल। अनुराग के पास चलते, बड़ी खबर आ रही है। अनुराग, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि इस वक्त सरयू राय 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। रघुवर दास के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जमशेदपुर ईस्ट चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, रघुवर दास 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मुख्यमंत्री के लिए, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है और यहाँ देखिए ये चढ़ के इस तरह से नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये जश्न की तस्वीर जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज की है, जहाँ कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और जिस तरह से रुझान उसमें अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हर कोई यहाँ उत्साहित है, हर कोई खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, जमशेदपुर। और देखिए, सरयू राय के समर्थक जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब से कुछ देर पहले तक ये रघुवर दास के पीछे रहने का आंकड़ा 771 था। 771 वोटों से वो पीछे थे, लेकिन सुमित अब 3000 ये फासला हो चुका है और जितना ये फासला बढ़ता जाएगा उतना रघुवर दास के लिए मुश्किल भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और अनुराग, जो बात आप कह रहे हैं, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहनवाज भाई, बहुत अफसोस है आज इस मौके पे आपसे बात करनी पड़ रही है। आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है?
ये मैं जानना चाहूंगा। जी एक बार फिर से सवाल पूछें, अभी मैं कनेक्ट हो गया हूँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है ये? अच्छा वो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी भी वोटों के परसेंटेज में 34% वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। ठीक है, हम वोट को सीटों में नहीं बदल पा रहे हैं। हमारी टैली जब अभी 28 से 30 दिख रही है, फाइनल नतीजे आएंगे तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि टैली और इम्प्रूव होगी। हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हमें जनता का सपोर्ट मिला, लेकिन हम सीटों को बदलने में कामयाब नहीं रहे हैं और ये हमारे लिए दुख की बात है। वोट परसेंटेज पे सरकारें नहीं बनती है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपने कई चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, है ना? फिर आप इस तरह की बात, इस तरह का तर्क आज क्यों दे रहे हैं? अपनी हार को स्वीकार करिए। खुशियां मनाई जा रही हैं रघुवर दास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके हारने पर। वो तस्वीरें अभी आपने देखी। बड़ापन दिखाइए ना, सबसे बड़ी पार्टी है आप इस देश की, इस दुनिया की, आप कहते हैं बड़प्पन दिखाइए और कहिए कि हम चुनाव हार गए हैं, हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं। तो साहब अवस्थी जी, आप जानते हैं हम तो वो पार्टी हैं कि हमारे नेता ने कहा छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम लोग तो बड़े मन के लोग हैं, लेकिन जनता के बीच में जनादेश हमें जो मिला है, उस जनादेश में हम उसको स्वीकार करेंगे। जब एबीपी न्यूज पर अब फाइनल टैली दिखाएंगे, आप कह रहे हैं कि फाइनल टैली, फाइनल रिजल्ट आने से पहले हम हार स्वीकार कर लें। कैसे हार स्वीकार कर लें? हम ये मानते हैं कि हमारी सीटें वैसी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रही है। हमारे नेता रघुवर दास जरूर पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, हमें हतप्रत करने वाले नतीजे हैं। अच्छा, अब आपने अब काम की बात कर दी, बहुत काम किया है शाहनवाज भाई, अब आपने काम की बात कर दी। रघुवर दास अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब रघुवर दास फ्लॉप रहे। वो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट किए, गैर आदिवासी चेहरे को देंगे, 5 साल तक नहीं बदलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा गवर्नेंस के नाम पर भी, क्योंकि जनता ने अस्वीकार कर दिया। नहीं, ये सही है कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम जब चुनाव लड़ते हैं सामूहिकता में लड़ते हैं। हमने वहां पर अच्छा काम किया। कई बार आप देखिए, अगर 28 टैली आप दिखा रहे हैं हमारी, तो 28 जगह तो जनता ने हमें सपोर्ट किया है। बहुत सी जगह हमें सपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए कोई बहुत नाराजगी रही हो। कई बार विधायकों के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और कई फैक्टर ऐसे हो जाते हैं जिससे नतीजे बदल जाते हैं। शुभ्रांशु राय है, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। खिदमत करके चुनाव लड़ा है, 28 सीटें मिली हैं, इसका मतलब 28 पे पसंद क्या है? अब देखिए हुसैन साहब हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे, तो अगर इनका ऐसा तजुर्बा कहता है तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन मैं थोड़ा 3 सिस्टमैटिक बातों पे आंसर देना चाहता हूं। सबसे पहले जो संगीत जी ने जिक्र किया कि 28, 3, 2, 5 के सब आंकड़े मिलकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो वो ऐसा ये इसलिए मान रहे हैं कि पिछले 5 सालों से भाजपा का ये इतिहास रहा है। राम माधव जी भी ये कहते हैं कि हम जीते या हारे हम सरकार बना लेंगे। 1 मिनट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गोवा से लेके नॉर्थ ईस्ट और लेटेस्ट कर्नाटक, महाराष्ट्र को तो छोड़ दीजिए साहब कि नंबर के लोग हैं, पैसे का खेल है, हराना जिताना चलेगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनका मुखड़ा जो ये बार बार कहते थे, झारखंड से ही शुरू हुआ था पिछली बार के कॉन्सेप्ट में डबल इंजन की सरकार, कि घर घर रघुवर का जो नारा था, तो घर घर रघुवर अब सीएम हार गए। सीएम हार गए मतलब सीएम का करप्शन हार गया। सीएम का करप्शन हार गया, इसका मतलब एनआरसी डिक्लेयर होने के बाद मैं राय साहब के विचारों से सहमत नहीं हूँ। अब सुन लीजिए, देखिए, कई राय साहब, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत काम किया, सीएम रघुवर दास ने भी बहुत काम किया। ठीक है, कई बार जनता में राजी और नाराजगी होती है और उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन ये राजी और नाराजगी थी और आप लोग समझ नहीं पाए। शाहनवाज हुसैन, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सरकारों में आपकी सरकार राज्यों में, वो आप नहीं समझ पाए। ये बार बार समझाया गया आपको, एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे। खैर, अनुराग के पास बड़ी खबर है, मैं आता हूं। संगीत जी बात। देखिए, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि अभी ये रुझान है, नतीजा आने दीजिए, लेकिन वो हार भले न स्वीकार करें, लेकिन सरयू राय के समर्थकों ने जीत स्वीकार कर ली है। वहां जश्न का माहौल आपने देखा था। ज्ञानेंद्र तिवारी अब हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, वहां पर जश्न का माहौल है। हमने देखा सरयू राय जो चुनौती बने रघुवर दास के लिए, और अब रघुवर दास को काफी मतों के अंतर से वो पछाड़ भी रहे हैं।
देखिए अनुराग, ये तमाम जो समर्थक हैं, ये समर्थक सरयू राय के पंडाल के पास खड़े हैं और ये लगातार पिछले आधे घंटे से, ये देखिए अनुराग, ये इस नजर से देखेंगे कैमरे के तो आप समझेंगे कि कहां कहां लोग चढ़ गए हैं और ये खुशी जो है, ये सरयू राय के समर्थक हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर ढोल धमाके के साथ नाच रहे हैं। ये बताइए कि 3000 से ज्यादा की बढ़त तो आपके नेता ने बना ली, जीत जाएंगे? हमारा यही का नाम है कि पटवी के तट पे रघुवर को ऐसी बुरी तरह चढ़ाएंगे राय जी कि उनका सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जरूर राय जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं आप? राम बाबू तिवारी और मुख्यमंत्री बोले थे कि गाड़ के झंडा पश्चिम तट पर ऐसा लहराएंगे, सरजू राय को भगाएंगे। सरजू राय के सामने अगर आप हाथी उड़ाइएगा तो फाइन पकड़ाएगा और पूर्वी की जनता फाइन के रूप में रघुवर दास को छत्तीसगढ़ का रास्ता दिखा दिया। ये देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, अब झारखंड में छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है। ये देखिए, हाँ कोई और बात करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बांध के घुंघरू तेरे पैरों में ऐसा तान बजाएंगे पश्चिम से आके पूर्व में तकथैया नाच नचाएंगे। ये देखिए अनुराग, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जोश है। 3000 से ज्यादा जी बंधक पड़े हुए थे, 20 बरस से हम लोग बंधक पड़े हुए थे, 20 बरस से हम लोग बंधक पड़े हुए थे। हम लोगों की जीत नहीं हुई है, हम लोग की पूरे 86 बस्ती की जीत हुई है। शायरी कहना चाह रहे हैं, बताइए जीत में क्या कहना चाह रहे हैं? शायरी ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जन्म से कार्यकर्ता हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हम यहाँ पर जमशेदपुर में, हाँ जी, यहाँ से लेके और दिल्ली तक सबके कान में जाए कि सरजू राय आदमी नहीं है, वो उसका नाम ईमानदार है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम है भ्रष्टाचार विरोधी। ये सब कार्यकर्ताओं की भावना है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए, बोलिए सब बताइए। बस 100 शब्दों की बात एक शब्द में बोलूंगा कि सच्चाई की जीत हुई है। जीत हुई है सर। ये जो लोग ऊपर चढ़े हैं, ये ऊपर जनरेटर में चढ़ के जो है वहाँ जश्न मना रहे हैं और ये तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं कि रघुवर दास से भी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज ने बात की थी। वो राउंड में गिनती की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि अभी अगले राउंड में जो गिनती होगी उसके बाद वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जो राउंड अब बढ़ रहा है, जो गिनती अब वो हो रही है, वो गिनती सरयू राय की तरफ जा रही है और निश्चित तौर पर इसी का नतीजा है कि ये तमाम समर्थक जो है, आप देखिए पीछे। तो सुना आपने ज्ञानेंद्र को, और यह साफ था सरयू राय की इस बातचीत के साथ इस चुनावों के सबसे बड़े जायंट किलर के तौर पर सरयू राय जाने जाएंगे। सिटिंग सीट पे मुख्यमंत्री को चुनाव हरा रहे हैं, बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और साफ कह रहे हैं कि अब मैं दोबारा बीजेपी में नहीं लौटूंगा। और ये गत पार्टी की इसलिए हुई कि पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। सरयू राय इस सीट पर लगातार कहते रहे कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने पड़ गए और अंत में उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वो चुनाव जीतकर अब दिखा रहे हैं। रुझानों में सरयू राय रघुवर दास से आगे चल रहे हैं। इसमें देखिए, अब ये एक तो सरयू राय हो गए, एक एनसीपी की सीट जो अन्य में पड़ी हुई है, एक सीपीआई एमएल की सीट। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं, ये ब्लॉक ऐसा है जो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो बीजेपी को एक तरीके से ये कुशन, सेफ्टी कुशन एक तरीके का मिला हुआ है। 41 + 3 44 हो रहा है। देखिए, सरयू राय जी की जीत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरयू राय उस सीट का प्रतिनिधित्व कभी नहीं करते रहे। वह सीट रघुवर दास की रही और 95 से कभी चुनाव नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है सीएम के सीट में जाकर सीएम को हराना एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि सीएम का अपने क्षेत्र में प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। इसी कारण सरयू राय ने वहां पर जीत दर्ज करने की स्थिति में पहुंचे। ये बात बीजेपी का नेतृत्व तो नहीं समझ रहा था कि रघुवर दास की पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है। हम दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को समझ में आ रहा था। दिसंबर 2015 से लेके दिसंबर 2018 तक 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट वहां जीती है। 4 विधानसभा चुनाव हार चुकी है उपचुनाव। उसके बाद भी मुझे लग रहा है पार्टी ये समझने में फेल रही। पार्टी का शायद गणित हो सकता है कि रघुवर दास को आगे करके एंटी मुस्लिम, एंटी आदिवासी और एंटी यादव वोट बैंक को ओबीसी का जोड़ के एक वोट बैंक तैयार किया जाए और रघुवर दास को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरयू राय ने अभी हमारे ही चैनल को सुबह जो इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि
परिवारवाद किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद होता है। तो ये मुझे लगता है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी में अब नेतृत्व भी इस तरह का हो गया, इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग उठाने लगे हैं कि व्यक्तिवाद हावी हो रहा है, तो शायद इस तरफ भी चिंता करने की बीजेपी को। शाहनवाज हुसैन मेरे साथ है, तो इस चर्चा को भाग रहा हूं। मनीष, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सरयू राय ने ही नहीं, आजसू भी जो बीजेपी से अलग हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल रघुवर दास का है, क्योंकि पूरे 5 साल आजसू के नेतृत्व का शिकायत ये था कि उनको तवज्जो नहीं दिया गया, और सीट एडजस्टमेंट में जब भी बातचीत हो रही थी रघुवर दास ने उनको दरकिनार किया गया था। ओम माथुर ने पूरा प्रयास किया कि उनको साथ में लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद रघुवर दास ने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, इनको 13 सीट देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अपने संगठन में भी गुटबाजियों के ऊपर नियंत्रण नहीं पाए और साथियों को भी साथ लेकर चल नहीं पाए। रघुवर दास के लिए चुनाव माना जा रहा है। पंकज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रघुवर दास बीजेपी के लिए इन चुनावों में क्या पनौती बन गए थे, जो बीजेपी के नेतृत्व को नहीं समझ में आ रहा था? नहीं, बीजेपी के नेतृत्व को इस बात का एहसास था। मुझे पता है कि जो वहाँ प्रभारी बनाकर भेजे गए संगठन की तरफ से सौदान सिंह और पार्टी की तरफ से ओम माथुर, दोनों ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी आलाकमान को बता दिया था कि इस बार चुनाव बहुत कठिन होगा। इसके बावजूद अगर ये हुआ है, लेकिन उसके बाद वक्त नहीं था, करेक्टिव मेजर्स नहीं किए गए, न किए जा सकते थे। रघुवर की छवि और फिर मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं पकड़ पाने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और सरयू राय का बागी हो जाना, इसको आप कितना बड़ा बीजेपी के लिए सेटबैक मानते हैं? मैं आपको बताऊं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के घर पे मेरी सरयू राय से मुलाकात हुई थी और वो खुद कह रहे थे कि सरयू राय के साथ जो हो रहा है वो गलत है। सबको पता है, सुदेश महतो को मनाने में भी सरयू राय का रोल था। सरयू राय संगठन के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। वहां पर उनकी छवि, उनकी ईमानदार छवि, नीतीश के वो पुराने मित्र रहे हैं। जितनी सारी मेहनतें थी बीजेपी की तरफ से सरयू राय ने की, और देखिए वो सिर्फ एक सीट का फर्क नहीं है, आसपास की 6-7 सीटों पर सरयू राय का असर रहा होगा। नतीजा आने दीजिए, पता चल जाएगा। अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अब बीजेपी नेतृत्व को समझ में आएगा कि हमको करेक्टिव मेजर्स भी बीच में लेने हैं? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से चुनाव हार जाते हैं, रघुवर दास मुख्यमंत्री से चुनाव हार जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर रोते गाते मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए, रघुवर का मामला असल में सिर्फ रघुवर नहीं मैं मान सकता, क्योंकि रघुवर ने जो जो चाहा वो सब चीज़ें हुई हैं आखिर तक, इंक्लूडिंग इस चुनाव में टिकट देने तक, पार्लियामेंट का टिकट देने तक, सिटिंग एमपीओ के टिकट काटे गए, प्रदेश अध्यक्ष पुराना उसका टिकट काटा गया। तो ये सब चीज़ें सिर्फ रघुवर के बस की नहीं है। ये कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप का आशीर्वाद उनको आखिरी दिन तक था। जब चुनाव में नहीं चलते दिखे तब जाके सेंट्रल लीडरशिप हाथ झाड़ के फिर कभी अर्जुन मुंडा का नाम आगे कर रहा है, फिर अपने आप पे सब चीज़ें लेके आया। लेकिन जब चुनाव के दिन तक टिकट देने में सबको लग रहा है कि सरयू राय और रविंद्र पांडे और इस तरह के लोगों का टिकट काटना गलत है, तो उस दिन तक टिकट काटना अगर सेंट्रल लीडरशिप कर रहा है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी का हाथ था रघुवर दास। सुबह से 2 तरह की बातें सामने आई हैं कि आजसू के साथ भाजपा का संबंध क्यों टूटा। इस पे 2 बातें, एक तो ये है कि रघुवर दास ने उनको सीटें नहीं दी इसलिए टूट गया और झगड़ा हो गया। दूसरी बात ये सामने आई है कि वो एक नूरा कुश्ती थी, वो जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से उनको अलग किया गया ताकि वो एक खास तरीके के वोटों को वो अपनी तरफ खींचें, और कुल मिलाकर भाजपा को जो संजय राउत कुछ बोल रहे हैं। संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, जो सीए और जिस तरह से एनआरसी को लेकर उसका कोई फायदा झारखंड में नहीं हुआ। बहुत से रैलीज में सीए के बारे में गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान भी हो रहा था वहाँ, लेकिन वहाँ की गरीब आदिवासी वहाँ ज़्यादा है, वो सभी लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात करें तो रामलीला मैदान में काफ़ी बातें करी, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है एक सीए को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप शिवसेना इस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं बात ऐसे है कि ये क्लेरिफिकेशन अगर सदन में देते प्रधानमंत्री जी तो ये नौबत नहीं आती। गृह मंत्री की बात एक है और प्रधानमंत्री अलग बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात से देश संतुष्ट है, क्लैरिफिकेशन है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। तो इस बात पर अब देखना पड़ेगा देश में शांति का माहौल बनता है या नहीं बनता है। संजय राउत, शिवसेना के बड़े नेता, साफ तौर पर बीजेपी से अलग होने के बाद जो खुलकर बात कहती रही शिवसेना की तमाम घुसपैठियों को बाहर निकालना है, वो शिवसेना का अब कांग्रेसीकरण होता दिखाई दे रहा है, जिस भाषा में आज संजय राउत बात कर रहे थे।
ये झारखंड के चुनाव नतीजे। अब ये रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ काफी समय से बदला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे, सबसे बड़ा दल, लेकिन सरकार जाती हुई। कांग्रेस प्लस 41 सीटें, यही बहुमत का आंकड़ा भी है। अन्य के खाते में 11 सीटें, अन्य जो हैं वो 11 सीटों पर बढ़त अभी लिए हुए हैं। तो यहां कांग्रेस प्लस के लिए बहुत आसानी दिखाई दे रही है सरकार बनाने को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के लिए कई फैक्टर ऐसे रहे जिसने भारतीय जनता पार्टी को गर्त में धकेला है। सरयू राय उनमें से एक है, जो मुख्यमंत्री को चुनौती देकर के मैदान में उतरे, और अब मुख्यमंत्री रघुबर दास उनसे 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। झारखंड चुनाव के मायने आप इस वक्त देख रहे हैं। एक साल में बीजेपी के हाथ से ये 5वां राज्य है जो जा सकता है। अब लगभग ये तय होता जा रहा है। सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद दूसरे राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राम मंदिर पर फैसले के बाद पहला चुनावी नतीजा है ये, जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नागरिकता कानून के बीच जनता का फैसला, 3 चरण के चुनाव, नागरिकता जो बिल था, संशोधन बिल, उसके चलते हुए थे, उसके दौरान हुए थे। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत घटेगी और कानून बनाना ऐसे में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा हमेशा से चुनौती रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कमजोर होगी। राष्ट्रीय मायने ये थे, अब स्थानीय मायने क्या है? क्या हम कह रहे हैं कि लोकल लेवल पर भी बीजेपी के लिए बहुत से ऐसे कारण थे। सरकार बीजेपी की झारखंड में क्यों जा सकती है? क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहे? झारखंड में गठबंधन को बहुमत संभव है, हेमंत सोरेन सीएम बन सकते हैं, यह तस्वीर अब स्पष्ट होती जा रही है। देखिए, पहला कारण, आजसू से गठबंधन नहीं करने से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, और यह लगभग 12 सीटों का नुकसान है। नागरिकता कानून आने के बाद फायदा हुआ, 3 चरण के चुनाव जो हुए, नागरिकता संशोधन बिल के नागरिकता कानून का रूप लेने तक, उन 3 चरणों में बीजेपी को फायदा हुआ। बिहार से लगी सीटों पर बीजेपी के विरोधी आगे हैं। जाहिर सी बात है कि यह इफेक्ट जो है बिहार चुनाव में भी जाएगा। सीएम रघुबर दास सरयू राय से लगातार पीछे होते जा रहे हैं। 300 मतों से यह फासला शुरू हुआ था, फिर 771 मत हुए, और अब 3000 से ज्यादा वोटों से वो सरयू राय से पीछे चल रहे हैं। सुमित, बीजेपी के लिए तिहरी मार है एक तरीके से। तरीके से नतीजे आ रहे हैं। रघुबर दास का चुनाव में पिछड़ना, सरयू राय का बागी होकर चुनाव लड़ना, चुनाव जीत की ओर आगे बढ़ना, और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति हो जाना, वो बीजेपी जो अभी 6 महीने पहले मई के महीने में 303 सीटें लेकर आई थी, वो बीजेपी पहले हरियाणा में बहुत मुश्किल से जीत पाती है, महाराष्ट्र में हार जाती है, और अब झारखंड में हार जा रही है। बहुत बड़ी बात है। सरयू राय इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरयू राय जी, हमसे लाइव जुड़ने के लिए। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सरयू राय साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहली बात तो बधाई, आपने अकेले लड़ा, तटस्थ होकर लड़ा, और आप मुख्यमंत्री को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री अपनी सीट पर चुनाव हार रहे हैं? सरयू राय साहब। देखिए, मैंने तो अचानक निर्णय किया, परिस्थिति बस, कि मैं उनकी सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब इसके बाद वहाँ मुझे पता चला कि कितनी वितृष्णा उनके प्रति वहाँ के लोगों में है, और लोगों का ही कहना था कि कोई आदमी केवल बेईमान रहे कुछ समय तक मंजूर हो सकता है, केवल बदजुबान रहे मंजूर हो सकता है, मगर कोई व्यक्ति बेईमान भी हो जाए, बदजुबान भी हो जाए, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ डांट फटकार करता रहे, तो जनता में प्रतिक्रिया होती है। एक भय का वातावरण था। इनका पूरा परिवार लोगों को भयभीत करके रखा था। इनके साथ जितने लोग थे ये आतंकित करते थे लोगों को। उनको लगा कि एक व्यक्ति आ गया है, अब हमारा आतंक समाप्त हो सकता है। उन्होंने एक विकल्प तलाशा और मेरा समर्थन करने के लिए खुलकर सामने आने लगे। यही मुख्य कारण रहा है। और मैंने बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं आप सरयू राय साहब। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस चुनाव के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। आपने सिटिंग सीएम को चुनाव हराया है। अब देश के हर घर घर में आपका चेहरा जाना जाएगा सरयू राय का। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं सरयू साहब, क्या आपको लगता है कि जो नई सरकार बनेगी हेमंत सोरेन की नेतृत्व में, उसमें आप भागीदार होंगे? क्या आप उस सरकार को अपना समर्थन देंगे? नहीं, देखिए, मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी से मुझे परिस्थितिजन्य कारणों से अलग होना पड़ा था।
मेरी शुभकामना है रहेगी हेमंत जी के प्रति, मुझसे बड़ी करीबी उनकी है, मगर मैं न भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाऊंगा, न हेमंत सोरेन जी की सरकार की तरफ जाऊंगा। मैं निर्दलीय के रूप में तटस्थ भी नहीं रहूंगा। जो निर्णय देश हित में, राज्य हित में, जनहित में होंगे, गुण दोष के आधार पर उनकी मीमांसा करके मैं उनका समर्थन करूंगा, और जो इसके विपरीत निर्णय होंगे, चाहे कोई करे, पक्ष करे विपक्ष करे, मैं उसके खिलाफ रहूंगा। इसलिए मैं अपनी जगह पर कामयाब रहूंगा। आप मुबारक हो। आप ईमानदार छवि के नेता हैं सरयू साहब, आप सत्य को सत्य कहने में घबराते नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 बजे आपने बता दी कि मुख्यमंत्री का रवैया बहुत खराब हो गया था, उनका घमंड, उनका दम्भ जो था वो उनको चुनाव हरा रहा है उनकी सीट पर। आप बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ये चुनाव क्यों हार रही है? क्या नागरिकता कानून के खिलाफ मैंडेट है ये, या मंदिर के खिलाफ मैंडेट है जो बीजेपी खुशी बना रही थी, 370 के लिए है, जीएसटी के लिए है? क्यों ये मैंडेट है, या स्थानीय स्तर के मुद्दों के लिए मैंडेट है? नहीं, ये मैंडेट देखिए, ये मैंडेट बिल्कुल स्थानीय कारणों से है। लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जैसी उम्मीद थी कि ये सरकार जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श सिद्धांत नीतियां रही हैं उनके अनुरूप कार्य करेगी, ये किया नहीं। जिन्होंने बताया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, उन पर ही धौंस जमाया। और सबसे परेशानी की बात हो गई थी कि जो सरकार राज्य में अच्छा काम नहीं कर रही थी, उसको केंद्र से पूरा समर्थन था, ज़रूरत से ज़्यादा समर्थन था, और हम लोगों की बातों को हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया। यही कारण रहा कि किसी व्यक्ति को जो बुरा व्यवहार करता है, बुरा काम करता है, उसको प्रोत्साहन किसी और का हो जाए तो उसके ये अवगुण और अधिक प्रखर हो जाते हैं। और यही कारण हुआ है, जनता ने महसूस किया है कि केवल विज्ञापनों में सरकार चली है, काम जमीन पर नहीं हुए हैं। अखबारों में विज्ञापन देकर, मीडिया में विज्ञापन देकर, कटआउट लगाकर, राज्य भर में होर्डिंग लगाकर, मैं सरयू साहब, मैं आपकी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और मैं ये पूछूं कि अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व रघुबर दास को बदल देता चुनावों के 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो क्या ये परिणाम बीजेपी के हक में हो सकते थे? ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? परिणाम इतना बुरा नहीं होते, परिणाम अच्छा होते। कम से कम यहाँ की जनता ये समझती कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी भावनाओं को समझ रहा है, उनके प्रति संवेदनशील है। यहाँ तो जनता की प्रतिक्रिया हो गई थी कि भाई मोदी जी साहब विश्व स्तर की पार्टी चलाते हैं, मिस्ड कॉल के आधार पर सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी हो गई है। मगर इन लोगों के सामने इनके तमाम खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़े विचार परिवार का हिस्सा है, विचार परिवार के सभी संगठन वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में अवगत कराते रहे थे। तो इतना कोई अनसुना करेगा तो लगता नहीं है कि उनका भी जो अति आत्मविश्वास था कि हम जो कह देंगे वही लोग मान जाएंगे, ये हुआ नहीं। बदल देते निश्चित रूप से बेहतर नतीजा होता। सरयू साहब, अब ये बताइए, बीजेपी का नारा रहा बीते 5.5-6 साल से कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस का रिवाइवल दिख रहा है। बीते 1 साल में जो 5 चुनाव हुए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सरकारें बनी, महाराष्ट्र में कांग्रेस भागीदार है, अब झारखंड में भागीदार होगी। क्या लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है विपक्ष भी मजबूत हो, कांग्रेस भी रहे? आपकी क्या राय है? जी, ये तो मियाँ की जूती मियाँ के सिर वाली बात, कहावत को चरितार्थ करने वाली बात आपने कही है। मैं तो उस समय भी मेरे जैसे लोग किसी का मुक्त भारत बनाना ये कभी सोचते नहीं थे। कांग्रेस का भी इतिहास है, कांग्रेस ने भी आज़ादी की लड़ाई के बाद जो भी अच्छे काम किए हैं उनके अच्छे काम की हम चर्चा न करें और केवल कुछ ऐसे काम को हम उसमें से सेलेक्ट कर लें, उसके आधार पर कांग्रेस की छवि बनाएं। ये हुआ है और कांग्रेस के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का ये दस्तूर हो गया था कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना है। हमारे ही क्षेत्र में उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, मेरे विरोध में खड़ा किया। एक मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएंगे तो राष्ट्र स्तर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इसका प्रभाव होगा, ये सोचा नहीं उन्होंने तो मुझे भी हराने का काम किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस के लोग सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो समांतर पटरियां हैं वे राज्य में बेहतर संसदीय लोकतंत्र दे सकेगी। तो सही समय पर सही निर्णय कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है और बकौल सरयू राय सही समय पर सही निर्णय बीजेपी का नेतृत्व भी नहीं कर पा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बीजेपी का नेतृत्व भी कांग्रेस के इसी सद्गुण या दुर्गुण को अपनाया जा रहा है। बी टीम होने से अच्छा है कि हमको नफ़ा नुकसान की चिंता किए बिना हम अपनी विशेषताओं के साथ
सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रहते कि भाई हमारी ये विशेषता है, हम ये मानते हैं, आप समर्थन दोगे, सफल होंगे, नहीं समर्थन दोगे, नहीं सफल होंगे, मगर अपनी बुनियाद नहीं छोड़ेंगे जी। तो बुनियाद खिसकती जाएगी तो किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी की दुर्दशा हो सकती है। सरयू राय, आप रहिए मेरे साथ। शाहनवाज हुसैन, आपके मित्र, पुराने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज हुसैन, आपने सुना बहुत ही सपाट और स्पष्ट तरीके से सरयू राय साहब क्या बोल रहे हैं। बीजेपी की स्थिति भी कांग्रेस की बी टीम की तरह हो गई है, स्पष्ट नीति, स्पष्ट फैसले नहीं करती है। रघुवर दास को जबरदस्ती बनाए रखा गया, कभी स्थानीय स्तर के लोगों की बात नहीं सुनी गई। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, सरयू राय साहब हमारे नेता रहे हैं और हमने बचपन से इनके साथ काम किया है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया आज सरयू राय साहब के बात पे नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि, और मुझे मालूम भी नहीं था कि आप मेरी डिबेट राय साहब से करा रहे हैं, क्योंकि वो अभी चुनाव खुद नतीजे आने वाले हैं और अभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। शाहनवाज भाई, मेरा मकसद आप दोनों के बीच विवाद पैदा करना नहीं है, पर आपकी पार्टी स्पष्टता की पार्टी रही है और अभी जब तक सरयू राय नहीं जुड़े थे तब तक आप बहुत स्पष्टता से बात कर रहे थे। आप घबराइए मत, आप बोलिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए कि क्यों रघुवर दास को बना के रखा गया। समझाइए सरयू राय साहब को ये आज। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। आप उसको घबराहट मत कहिए, कोई और शब्द चुन लें आप। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास में यकीन रखती है और ये सही है कि पार्टी जब नेता बनाती है तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। और झारखंड में भी 5 साल सरकार चली और राय साहब भी उसमें मंत्री के तौर पर उन्होंने काम पूरे 5 साल तक किया है। और ये सही है कि बहुत सी योजनाएं बनी जो जनता तक पहुंची, केंद्र और राज्य की योजना, जितनी भी स्कीम सेंट्रल की और स्टेट की है वो राज्य में जितना वहाँ पहुँची है वो उसकी मिसाल है। और हमने खुद राय साहब की ज़बानी और बहुत लोगों की ज़बानी वहाँ अच्छे काम की बात सुनी। लेकिन ये सही है कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है या किसी व्यक्ति के लिए राज़ी और नाराज़गी होती है, तो आप देखिए हम 28 सीटों पर तो 30 सीटों पर आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि 30 पर हम जीत गए, तो 30 जगह तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा और कई सीटें हम नहीं जीते हैं। उसके कई कारण होंगे, आप भी हमें बता रहे हैं, राय साहब ने भी बताया और लोगों ने बताया, हमें कई पार्टी के प्रवक्ता आते हैं वो भी बताते हैं, हमारे जो एलआईसी के लोग, क्या आपको इस बात का एलजेपी के लोग हैं वो भी बता रहे हैं। आपके मन में जो इज्जत है, सम्मान है सरयू राय साहब के सामने के लिए, सरयू राय सुन रहे हैं हमारी बातचीत को, वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। क्या आपको इस बात का अफसोस है शाहनवाज हुसैन कि सरयू राय जैसी ईमानदार छवि का आदमी आज पार्टी से अलग हो गया और वो साफ कह रहा है कि अब मैं बीजेपी में नहीं लौटूंगा? क्या इस बात का अफसोस रहेगा शाहनवाज हुसैन को? नहीं, देखिए, राय साहब के सम्मान में कोई कार्यकर्ता को या हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी राय साहब के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। राय साहब का सम्मान किया। सरयू राय साहब, मैंने आपसे कहा ना, जब मैं युवा मोर्चा में जब से बीजेपी में काम किया तब से मैं राय साहब को देखता रहा हूं, इनका बहुत आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन आज ये सही है परिस्थिति में जब व्यक्ति, सुनिए जी, मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम ही 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, इस बार नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारी सीट हमारे साथी को हमारी संगठन ने दिया, फिर भी हमने काम किया है। अब हम काम करते रहते हैं, पार्टी में सब बातों से सब लोग सहमत नहीं होते, लेकिन सबकी बात का जो निर्णय होता है उस पर सहमति बनती है और उन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब 1 मिनट में दे दीजिए। क्या सरयू राय के जाने से आप खुश हैं? क्या सरयू राय के पार्टी छोड़ देने से आप खुश हैं शाहनवाज हुसैन, हाँ या ना? भाई, कौन खुश होता है? अपना कोई पुराना साथी बिछड़ जाए तो हमारे कोई केंद्रीय नेतृत्व में भी कोई व्यक्ति खुश नहीं होता। एक भी हमारे कार्यकर्ता नेता जब हमसे अलग होते हैं चाहिए कि सरयू राय जैसा ईमानदार छवि का आदमी आज पार्टी से दूर है, नाराज है, परेशान है और वो क्षुब्ध होकर गया है, नाराज होकर गया है। बड़ी खबर आ रही है, अनुराग मुस्कान के पास चलते हैं। अनुराग मुस्कान। बिल्कुल सुमित, बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन अपने घर से निकल सकते हैं। आदर्श हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब ये जो रुझान है अगर ये धीरे धीरे नतीजों में बदले और यही ट्रेंड रहा तो ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के।
पिता शिबू सोरेन से वो मिलने के लिए जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। थोड़ी देर में अपने घर से हेमंत सोरेन निकलेंगे, ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं। आदर्श हमारे साथ हैं। आदर्श, हेमंत सोरेन घर से निकल सकते हैं, अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने जाएंगे? बिल्कुल अनुराग, अब से कुछ देर में ही हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। और हम सुबह से लगातार हेमंत सोरेन के घर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और कैसे माहौल बदलता है, कैसे तस्वीरें बदलती है, वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। जब सुबह से हम आए थे तो यहाँ पर कुछ एक लोग थे, लेकिन जैसे जैसे हमने दिखाया कि तरीकों रुझानों में महागठबंधन आगे हुआ, वैसे इनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी आने शुरू हुए। हमारे साथ बहुत से कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार हेमंत सोरेन के घर के बाहर मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करवाते हैं कि आखिर चीज़ें बदली कैसे। शुरुआत में आप लोग नहीं थे, फिर धीरे धीरे रुझान आया तो आप लोग आना शुरू हो गए। क्या लगता है कि उम्मीद थी इस बात की? देखिए, जो तत्कालीन सरकार थी जिसने 5 साल इस बार की सरकार चलाई, वो सिर्फ घोषणा की सरकार थी। और उम्मीद थी आपको इस बात की कि इस 100% चूंकि यहाँ पर इस तरह ये सरकार ने कुकर्म, हम सीधे तौर पे कहते हैं, किया और पूरे झारखंड को अंधेरा में ढकेल दिया। यही वो झारखंड है। कार्यकर्ता हैं और कई पार्टियों के हैं, चाहे जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं, सभी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर सुबह से बने हुए हैं। और हेमंत सोरेन सुबह से अभी तक ना तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और ना ही मीडिया के किसी व्यक्ति से, लेकिन कयास ये है कि अब से कुछ देर बाद ही वो अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर से निकलेंगे। अनुराग, जाहिर सी बात है आदर्श, अभी ये रुझान है और जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे हेमंत सोरेन की हिम्मत भी बढ़ेगी और तब शायद वो सामने आए अपने समर्थकों के, कार्यकर्ताओं के और मीडिया के। मंदिर की घंटियों के साथ आपके सामने एबीपी न्यूज पर झारखंड चुनाव के नतीजों में मिल रहे रुझान 81 सीटों के लिए। आप देख सकते हैं अभी ये कुल मिलाकर के बहुत देर से आप देखेंगे तो ये आंकड़े बदले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 सबसे बड़ा दल, लेकिन सरकार जाती हुई कांग्रेस प्लस 42 पर पहुंच गया है और अन्य के खाते में जो पहले 11 थे अब 10 हो गए हैं, यानी अन्य के खाते से एक शिफ्ट होकर के अब पहुंच गया है कांग्रेस प्लस के खाते में। तो ये अभी की ताजा तस्वीर। सुमित, बिल्कुल, और कुल मिलाकर साफ होता जा रहा है कि रघुबर दास ये चुनाव अपने लिए भी हार रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए भी हार रहे हैं, खुद की सीट पर भी पीछे चल रहे हैं। सरयू राय बीजेपी के नेता रहे, अब निर्दलीय चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री रघुबर दास को अब उनकी अपनी ही सीट जमशेदपुर पूर्वी में, ईस्ट में उनको हरा रहे हैं। सरयू राय साहब इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राय साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पूरी बातचीत के दौरान, ये चुनाव बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि उनका जो एटीट्यूड रहा, पार्टी नेतृत्व का जो आपने भी इशारा किया कि आला कमान पूरी तरीके से रघुबर दास के पीछे खड़ा रहा, एक बात नहीं सुनी स्थानीय नेताओं की, क्या आपको लगा कि पार्टी के अंदर, पार्टी नेतृत्व के अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ गया है, अभिमान आ गया 303 सीटों के बाद? मेरे पार्टी के नेतृत्व को आत्मविश्वास है, उनको भरोसा है अपने ऊपर और नेतृत्व इस हिसाब से भरोसे लायक है भी। वो सोचते हैं कि हम जिस बात को कहेंगे जनता उसको मान लेगी, मगर कहीं ये गणना करने में वो सफल नहीं होते हैं कि हम किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में कहेंगे। जनता, अब कहा जाता है कि हम देख कर तो मक्खी नहीं निगल सकते हैं, तो जनता को ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है, मगर जनता ने यहाँ देखा कि जो राज्य की सरकार जिस तरह से आचरण कर रही है, वह आचरण बेईमानी और बदजुबानी दोनों से भरा हुआ है और हर आदमी को ये अपने लिए अपमानजनक लगता था जी, इसलिए जनता ने इस तरह का निर्णय लिया जी। आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि राज्य की सरकार के लिए मैंडेट है ये। अभी मेरा एक सवाल जो बार बार इस वक्त देश में बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, नागरिकता कानून से जुड़ा हुआ, ये बात बार बार कही गई। जेएमएम के नेता भी हमारे साथ थे, सुप्रिया भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में कल कुछ कहते हैं दिल्ली में, संसद के अंदर अमित शाह जी कुछ कहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ और कहा जाता है। क्या नागरिकता का कानून आपको लगता है इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ एनआरसी भी क्या होना चाहिए? सरयू राय क्या मानते हैं? देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी जहाँ भी आए इसकी चर्चा उन्होंने किया और मुझे अच्छा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री जी हेमंत सोरेन जहाँ 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर जाकर भाषण कर रहे हैं। उनको इतनी सलाहियत रखनी चाहिए कि इससे उनकी साख घटती है
नागरिकता कानून के बारे में हम लोग शुरू से ही कहते हैं कि अगर ऐसा कोई संशोधन होता है तो जिनको दुनिया में कहीं और आसरा नहीं है, भारत उनको आसरा देने के लिए तैयार होता है, तो इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। मगर जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनको देश को विश्वास में पहले लेना चाहिए था, सामने पूरी तस्वीर रखनी चाहिए थी, विपक्षी दोनों को भी बुलाकर बात करना चाहिए था। अधिकतम विमर्श होगा, परामर्श होगा, तो क्या ये मजहब के नाम पे हो सकता है? जिसमें दिखाई क्या नागरिकता कानून में मजहब के आधार पर भेदभाव हो सकता है, जो बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया? नागरिकता कानून से मजहब का कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में अपना रुख प्रचारित करना चाहिए सरकार को भी और विपक्षी दलों को भी। एक व्यापक जन जागरण अपने अपने हिसाब से करना चाहिए और सही चीज तथ्य आएगी तो जनता उसी को ग्रहण करेगी। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल नागरिकता कानून में संशोधन से इस देश का कोई मजहब या कोई भी नागरिक प्रभावित होगा। कोई 3 बजे अगर मैं आपसे पूछूं आज की तारीख में कि बीजेपी जो 5 साल तक एक मुख्यमंत्री रखने में कामयाब रहती है, जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है, बीजेपी जिसको कहती है कि विकास के नाम पर बहुत काम किए हैं, कोई 3 बजे सरयू राय के मुताबिक जिस वजह से बीजेपी ये चुनाव हारी? बातें राज्य की है। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो व्यक्तिगत स्वभाव रहा है वह एक बड़ा कारण रहा है। कार्यकर्ताओं के बारे में भी उनकी बड़ी टिप्पणियां अपमानजनक रहती थी। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके प्रति भी बड़ी उनका व्यवहार अपमानजनक रहता था। विधायकों के प्रति भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहता था। वो अपने मन में मान बैठे थे कि मैं हूं और केंद्र का समर्थन है तो मैं जो कहूं जनता भी उसको मान लेगी। जनता ने इसको माना नहीं। दूसरी एक वजह ये है कि केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को ही यहाँ तत्परता से लागू किया गया। राज्य के सरकार के अपने कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, वो पीछे रह गई, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहे। पार्टी के कार्यकर्ता जितना सरकार के पीछे खड़ा रहना चाहिए, उनको सरकार में कहीं महसूस नहीं हुआ कि हमारी सरकार है 5 वर्षों में। वो बिल्कुल अलग थलग रहे और जनता की सेवा, जनता की मदद कार्यकर्ता के नाते वो जिस तरह से सरकार से समन्वय बनाकर कर सकते थे, ये सब काम हुआ नहीं। जी, ये कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं जो वजह हैं कि इस तरह का निर्णय झारखंड की जनता दे रही है। एक सवाल का जवाब और दीजिए सरयू राय साहब, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सोनिया गांधी ही सबसे काबिल हैं? क्या आप इस पे आपका क्या आकलन है? अभी ये इतना बड़ा सवाल है कि मेरे जैसा साधारण आदमी इस सवाल का कोई जवाब देगा तो लोग हंसेंगे कि देखिए भाई एक राज्य स्तर के व्यक्ति हैं और देश में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल कर रहे हैं। इसलिए इस बारे में मैं कुछ ना कहूं वही मेरे लिए बेहतर है। और मुझे लगता है कि मेरा इस बारे में कुछ भी कहना जनता के लिए समाधान के किसी भी स्तर पर नहीं पहुंचेगा। ऐसे बड़े सवाल हैं, इन सवालों से मेरे जैसे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। आपका बड़प्पन दिखाता है राय साहब। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े कुछ बदले हैं। बीजेपी 31 हो गई है, 40 पर गठबंधन हो गया है। अगर मान लीजिए गठबंधन 1-2 सीटों से आगे पीछे रह जाता है तो क्या आपको लगता है कि बाबूलाल मरांडी आएंगे साथ में, या आपकी जरूरत पड़ती है तो आप मदद करेंगे सरकार बनाने में? नहीं, मेरे लिए तो मेरी ज़रूरत किसी को पड़ेगी नहीं और मैं बड़ी किसी के काम का भी नहीं हो पाऊँगा। बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी बहुत विचारशील आदमी हैं। वो नब्ज पर उंगली सही तरीके से रखते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और जो भी करें राज्य की बेहतरी के लिए करें, यही मेरी उनसे इतनी ही अपेक्षा है। जी, सरयू राय साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर बीजेपी नेतृत्व आपसे संपर्क करे आज की तारीख में और ये बोले कि आप हमारे मुख्यमंत्री बनिए, आंकड़े के जो बाकी के जो निर्दलीय हैं, आजसू है और जेवीएम है, वो मिला के हम 41-42 हो जाते हैं, तो क्या सरयू राय मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे बीजेपी की मदद से? देखिए, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है, कभी रही नहीं है। मैं तो 8वीं में पढ़ता था, तब से 1962 से संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ करता था अपने गांव में और मैंने संगठन के लिए ही काम किया। कोई मेरी ऐसी अभिलाषा भी नहीं है और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। पार्टी के लोग भी इसको जानते हैं
इसलिए मेरी जो सीमा मर्यादा है मैं उसके भीतर ही रहता हूं। पार्टी के लोगों ने अगर पहले ही कह दिया होता कि इस बार आपको हम टिकट नहीं देंगे तो मैं इसको स्वीकार कर लिया होता, और स्वीकार करने के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो कहता रहा पार्टी के लोगों से आप निर्णय लीजिए, आप बता दीजिए, मगर लिस्ट जारी हुई तो पहला से लेकर चौथी सूची में मेरा नाम होल्ड पर आ गया। तब मुझे लगा कि मेरे लिए अपमानजनक स्थिति पैदा की जा रही है। एक बार कह देते कि आप चुनाव मत लड़िए, मैं खुशी से चुनाव नहीं लड़ता और स्थिति नहीं उत्पन्न होती। सरयू राय साहब गोई से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पष्टता से बात की और ये बड़ा चुनाव आप जो जीत रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। कुल मिलाकर सरयू राय रघुवर दास को चुनाव हरा रहे हैं और उनकी विनम्रता अभी भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से वो पूरे आधे घंटे की इस बातचीत में बात कर रहे थे, एक सीट बहुमत से अब पीछे आ गया है कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन। 31 पे बीजेपी, 40 पर महागठबंधन, जेवीएम 3, आजसू 3 और अन्य के खाते में 4 सीटें हैं।